आपकी बात पर फखरुल साहब कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। फखरुल जी, क्विक रिएक्शन, क्योंकि फिर मुझे अमिताभ जी का और बाकी मेहमानों का भी रुख करना। देखिए चारू जी, आपको जब किसी ने माफी मांग ली तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में संजय निषाद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे भी माफी मंगवा देगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो भी धर्म पे कुछ बोल चुके हैं, वो भी माफी मांग लेंगे, क्योंकि देश में जिस भी तरफ से इस तरीके के बयान आए उनको माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी हमारा उद्देश्य किसान मजदूर नौजवानों की लड़ाई का है। जो वादे आपने 2014 में किए थे, 19 में किए थे, नौजवानों को लेके, बेरोजगारों को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, उन वादों पे तो बोलिए। उद्देश्य आपका टीवी के डिबेट्स तक ही टिका रह जाता है? नहीं, ये आप बताइए, आपका उद्देश्य कहाँ है? आप बताइए ना, आप बताइए ना, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? उत्तर प्रदेश का नौजवान वो बिहार में जाके नौकरी पा रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पे उत्तर प्रदेश में घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है। अरे रोजगार मेला लगाने से रोजगार मिलता है क्या? आप पहले तो रोजगार और नौकरी और जीविका में जो अंतर है उसको समझिए। रोजगार और जीविका में ऐसा लग रहा है कि अब चिरकुट नेता, दो कौड़ी के नेता और न जाने क्या क्या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि मुझे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन क्या इन तलखियों के साथ वापस इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया था, जैसे शुरू हुआ था, क्या वापस वहीं पहुंचेगा? ये देखने वाली बात होगी। ये तलखी कहां, अब यहां से आगे क्या आखिर देखा जाए। लेकिन अमिताभ जी, एक क्विक रिएक्शन, फिर प्रेम जी का मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी कि क्या गठबंधन में ये स्वाभाविक है, लड़ाई झगड़ा इस तरह की बात अगर हम देखें? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ है, ये उस तरफ भी है। हिमानी जी, सबसे पहली चीज, गठबंधन यदि कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बनती है तो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उसके पहले थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। कांग्रेस की पृष्ठभूमि में पंचगनी में जाना पड़ेगा। पंचगनी डिक्लेरेशन जो कांग्रेस ने किया था जब वो सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अकेला चलो करेंगे, हम दूसरे गठबंधन में विश्वास नहीं करते। उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहा था, वो उनके अंदर की वो व्यवस्था वैसी है जिसमें वो उन्होंने कभी प्रजातांत्रिक मूल्यों को उन्होंने शुरू से कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा बिग ब्रदरली, अंग्रेजी में एक शब्द है ना, बिग ब्रदरली उनका एटीट्यूड रहता है। तो वो उसके कारण उनके सामने जब भी कभी कोई ऐसा एजेंडा आया, उन्होंने समयानुकूल तरीके से किसी एक खास स्वार्थ से उन्होंने लोगों को जुटाया है। तो कॉमन एजेंडा क्या है? तो कॉमन एजेंडा यदि पॉजिटिव हो तो बहुत सुंदर बात है। जब निगेटिव एजेंडा हो जाता है, यानी मोदी हटाओ, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ, तो जैसे ही कोई हार होगी वो पूरी तरीके से ताश के पत्ते की तरफ बिखरेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, इसमें कोई बड़ा जिसको रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ ऐसा कि जब दुनिया में, देखिए आज की डेट में ग्लोबल विलेज बना हुआ है पूरी दुनिया। भारत के लोग अब ऐसा नहीं है कि पुराने समय की बात है कि जो नेता ने कह दिया वही चीज़ वो मान लेते हैं। उनको अब दुनिया की में क्या घटनाएं घट रही हैं वो उनको सबको पता है। जब G20 में भारत का डंका दुनिया में बजा, तो क्या उससे भारत का मतदाता अछूता रहेगा? यदि ये बोल रहे हैं मोदी चोर है, मोदी भ्रष्ट है, क्या किसका एजेंट है, और उसके ठीक उल्टे दुनिया भर के राजनेता और दुनिया की जो पूरी व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भारतीय व्यवस्था के लिए नतमस्तक है। तो ये भारतीय मतदाता क्या कोई एक फूल्स पैराडाइज में तो नहीं रह रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है 2024 के लिए एक बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण पेश हुआ है। और यदि किसी तरीके से कोई एन के प्रकारेण ये जुट भी जाएं, तो इनकी आपस की इतनी कंट्राडिक्शंस हैं, अलग अलग विरोधाभास है प्रदेशों में, कि उनका 2+2 कभी भी 4 नहीं होगा, 2+2 1 हो जाएगा। राजनीतिक अरिथमेटिक ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हो।